जय हिंद। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब क्या हुआ, पहले दिन तो ये लंकोर चले गए। इन्होंने क्या किया, थोंगला पार करने के बाद, डारा थोंगला पार करने के बाद इन्होंने अपने मित्र से कहा एक जगह है लंकोर, लंकोर पहुंचना है। तो इसके लिए उन्होंने कहा क्या कि 2 घोड़े कर लो ताकि हम लोग आसानी से चलेंगे। अब दूसरे दिन ये दोनों घोड़ों पर सवार हो गए अपने अपने घोड़े पर और उसके बाद चले। डारे से पहले एक जगह चाय पी, रुककर उन्होंने चाय पी। दोपहर के वक्त डारे के ऊपर जा पहुँचे। डारा यानी वही ऊँचा स्थान जो समुद्र तल से करीब 17-18 हजार फुटों की ऊंचाई पर था। और दक्षिण की तरफ पश्चिम के हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मतलब वहाँ से जो प्राकृतिक परिदृश्य है वह दिखाई पड़ने लगा। हिमालय का दृश्य, हिमालय पर ही है बसा हुआ पूरा तिब्बत, तो वहाँ से चारों ओर हिमालय की जो सफ़ेदी है वह दिख रही थी। भीट बोलते हैं ऊंचाई को। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। मतलब वहाँ एकदम जैसे मैदान खाली हो, चटियल हो, कुछ ना हो, घास फूस कुछ ना हो, तो उसे चटियल बोलते हैं। उसी तरह वो पहाड़ भी चटियल एक तरह से था, यानी उस पर न सफ़ेदी थी न कोई वनस्पति थी, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल पत्थर के रूप में वो पहाड़ था। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। अच्छा, डांडा, वहाँ क्या मान्यता है, पहाड़ी इलाकों में जो पहाड़ी स्थान होता है उस पहाड़ी स्थान पर वहाँ के स्थानीय देवता निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। आप जानते हैं भारत में बहुत सारी मान्यताएं हैं। विश्वास का नाम ही ईश्वर है और आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम सब जहाँ कहीं विश्वास है वहीं ईश्वर का निवास है कि नहीं। तो वहाँ जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उन्होंने वहाँ डांडे पर ईश्वर की कल्पना कर रखी है, ईश्वर की एक सोच बना रखी है कि भाई हमारा ईश्वर यहाँ रहता है। उसी तरह से जितने भी डांडे यानी ऊंचे स्थान हैं वहाँ उन इलाकों के जो स्थानीय देवता या जो ईश्वर के जो रूप हैं उन रूपों की परिकल्पना यहाँ की गई है, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। मतलब जहाँ ईश्वर का निवास होता है, जैसे मंदिरों को हम सजाते हैं, उसी तरह वहाँ पत्थरों के ढेर लगे थे, जानवरों के जो सींग होते हैं और रंग बिरंगे जो कपड़े थे उन कपड़ों की झंडियों से उस स्थान को सजा दिया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। उतराई बोलते हैं ढलान को। चढ़ाई तो हो गई, अब उतराई है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अब नीचे ही तो आएंगे। चढ़ाई कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्सोट की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अब यहाँ जब उतरने लगे, दोनों अलग अलग घोड़े पर सवार थे, तो लेखक का जो साथी था सुमति, उसका घोड़ा शायद तेज था और वह जो है सो आगे निकल गया। अब लेखक जिस घोड़े पर था वह सुस्त घोड़ा था, वो उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि जो साहित्यकार है, जो संवेदना वाला है, जो संवेदनशील है, वो किसी प्राणी पर हाथ नहीं उठाता, सवाल ही नहीं। धीरे धीरे वो पिछड़ गया और क्या डॉन क्विक्सोट एक नायक है, यूरोप में एक लोक कथा है, उसमें डॉन क्विक्सोट नाम का एक आदमी था। वो बहुत डरपोक किस्म का था, कायर किस्म का था, लेकिन किस्मत का धनी था। हर उल्टी बाजी उसके पक्ष में हो जाया करती थी और वो किस्मत का धनी होने का बहुत फ़ायदा उठाया करता था। तो उसी तरह ये क्या बोलता है, वो घोड़े पर, जैसे अपने घोड़े पर वो हमेशा झूमते हुए चलता था, यह भी अपने थके हुए घोड़े पर एक तरह से झूमते हुए डॉन क्विक्सोट की तरह चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मतलब इतनी थकावट सवार हो गई थी लेखक पर भी और उस घोड़े पर भी शायद।
कि लेखक को मालूम ही नहीं पड़ता था कि मैं आगे जा रहा हूँ या पीछे, घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे चला जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह कुछ और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बायां का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। लीजिए, एक तो करेला, उस पर से नीम चढ़ा। हो क्या गया कि एक तो घोड़ा सुस्त था, उस पर से ये रास्ता भी भटक गए राहुल संकृत्यायन महोदय। एक जगह पहुँचे, वहाँ दोराहा था। इन्हें लगा बाएं और दाएं 2 रास्ते गए हुए थे। इन्हें लगा क्या कि बाईं तरफ का रास्ता होगा, लेकिन जब ये उस बाईं तरफ के रास्ते पर ये चले गए, मील 1.5 मील यानी करीब 1 कोस के आसपास, 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद जब इन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा, तब पता लगा कि नहीं, यह तो गलत रास्ता है। आपको तो दाहिने ओर से मुड़ना था, दाहिनी ओर से मुड़ना था, आपको दाहिनी तरफ जाना था, आपको दाहिनी ओर से मुड़ना था। और एक समस्या हो गई। फिर वापस आए बेचारे, फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हुआ क्या कि जब ये आगे इनका घोड़ा सुस्त हो गया था, गलत रास्ता पकड़ लिया, फिर लौट कर आए। 4-5 बजे के आसपास जिस जगह पर मिलना तय हुआ था वहाँ पहुँचे। वहाँ इनके मित्र सुमति पहले से तैयार खड़े थे, लेकिन बहुत गुस्से में थे। सुमति जाति के मंगोल थे। तो क्या कहा लेखक ने कहा कि मंगोलों के चेहरे जो होते हैं ऐसे ही लाल होते हैं, और यदि कोई मंगोल और गुस्से में आ जाए तो उसका लाल चेहरा और भभूका हो जाता है। यही हाल सुमति का भी था। एक तो मंगोल जाति के थे और उनका चेहरा गुस्से से एकदम तप रहा था। उन्होंने कहा कि कहाँ रह गए थे यार, है ना, जो दोस्तों में होता है, जो शिकायत शिकवे होने लगते हैं, उसी तरह से कहाँ रह गए थे, तुम्हारी राह देखते देखते यहाँ देखो कितना समय हो गया। 2-2 3-3 बार मैंने चाय गर्म की है। कंडा बोलते हैं उपले से बनाए गए ईंधन को। 2-3 जो है सो कई सारे कंडे मैंने फूंक डाले। इस पर इन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा, हालांकि खींचना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने बहुत ही सहजता और विनम्रता से कहा कि भाई मेरा घोड़ा सुस्त हो गया है और मैं गलत रास्ते पर भी चला गया था। खैर, जितनी जल्दी इन्होंने कहा, मित्र की इन्होंने प्रशंसा भी की है कि जितनी जल्दी गुस्से में आता था मित्र, उतनी जल्दी गुस्सा उसका उड़नछू भी हो जाता था। बहरहाल ये पहुँचे कहाँ, तो ये पहुँच गए मित्र के साथ उस गांव में, लंकोर गांव में। वहाँ भी ठहरने के लिए अच्छी जगह इन्हें मिली। और जाते ही पहले चाय सत्तू इन्हें खिलाया गया और रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा एक वहाँ का स्थानीय व्यंजन है। कैसे बनाते हैं, तो जैसे खिचड़ी बनती है उसी तरह से है, आटे से वह व्यंजन तैयार होता है। उसमें हरी सब्जी भी डालते हैं, आटे को घोल कर और उसमें नमक मिर्च सारे मसाले डालकर आटे को उसमें हरी सब्जी मिलाते हैं, या कभी कभी उसमें यदि मांस हो तो मांस भी मिला दिया जाता है और उसको और मसालों से छौंक बघार कर बहुत बढ़िया बनाया जाता है। बहुत अच्छा होता है। मैंने नहीं चखा है, लेकिन जिस तरह का इसमें वर्णन है वह सुनकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, और वह गर्मा गर्म थुक्पा जो स्थानीय व्यंजन है और बहुत मज़े से वहाँ के लोग खाते हैं। इन्हें मिला रात में खाने को। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। ये सब जगहों के नाम हैं, तिंगरी, लंकोर, है ना। जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, उसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गाँव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। क्या हुआ, तिंगरी जो विशाल मैदान में थे, तिंगरी के विशाल मैदान में तो पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ वह स्थान है। दूर दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। वो पहाड़ी के बाद एक छोटी सी पहाड़ी, उस मैदान के बाद एक छोटी सी पहाड़ी नज़र आती है ना।
तिंगरी समाधिगिरी है। समाधिगिरी का मतलब होता है वहाँ जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका जब निर्वाण होता है, महानिर्वाण यानी जब उनकी मृत्यु होती है, तो वहीं उन्हें समाधिस्थ किया जाता है, वहीं उन्हें जो है उनकी चिता सजती है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। सुमति तो वहीं के थे, इसलिए अगल बगल के गांव में उनकी पहचान के बहुत सारे लोग थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। क्या बात है, चालाकी देखिए। ये तो बौद्ध भिक्षु थे। तो बौद्ध भिक्षुओं का जो महान तीर्थस्थल है, जैसे हम हिंदुओं में चारों धाम बहुत ही महान माने जाते हैं, उसी तरह से बौद्ध भिक्षुओं में बोधगया, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वह बोधगया बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वहाँ बोधगया में जो भगवान बुद्ध का जो मंदिर है, बोधि वृक्ष है, वहाँ कपड़े टंगे हुए होते हैं, लाल कपड़े होते हैं। तो वे वहाँ से उस पेड़ से, जिस बोधि वृक्ष से वे कपड़े निकाल कर ले जाते हैं और वहाँ तिब्बत में यह कहते हुए, जैसे कलावा हम लोग बांधते हैं ना, उसी तरह से यह कहते हुए कि बोधि वृक्ष का यह कपड़ा है, तो सब बहुत ही आदर सत्कार से प्रणाम करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपनी कलाइयों पर बांधते हैं। लेकिन रास्ते में जब ये कपड़े, कितने कपड़े लाएगा आदमी, वहाँ से कपड़े खत्म हो गए, तब ये क्या करते थे, ये लोग एक चालाकी करते थे। किसी भी समाधि स्थल पर पहुंचकर वहाँ जो लाल कपड़े टंगे होते थे, वहीं से लाल कपड़े लेकर और बोधगया के कपड़े कहकर लोगों को बांट देते थे, बांध देते थे। थोड़ी बहुत चालाकी तो करनी पड़ती है, जाहिर है, अच्छा काम करने के लिए। क्या उद्देश्य था इनका? तो इनका उद्देश्य था वहाँ जाकर बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना, अनुवाद करना और फिर वहाँ से अनुदित पुस्तकें, अनुदित पोथियाँ भारत लाना। और इन्होंने ऐसा किया, हजारों पोथियाँ इन्होंने अनुदित करके वहाँ से यहाँ पहुँचाने का काम किया। इन्होंने कई बार, 2-3 बार यात्रा की वहाँ की, और 2-3 यात्राओं में अपना उद्देश्य इन्होंने पूरा कर लिया। इनके मित्र जो सुमति थे, वे गांव में जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें लगा कि ये यदि गांव में जाएंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, है ना, वहीं ठहर जाएंगे। इसलिए कहा कि अभी मत जाइए, गंडे ताबीज भी मत बांटिए, आज भर रुकिए। आप यदि अभी नहीं बांटेंगे ना, तो मैं आपको लासा पहुँचकर मैंने सोचा कि ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। जिस गांव में हमें रुकना है उस गांव में आप बांट दीजिए, अगल बगल के गांव में बांटने मत जाइए, क्योंकि आप जाइएगा तो वहीं रह जाइएगा, फिर मेरा काम तो बिगड़ जाएगा। और यदि आप नहीं जाइएगा तो मैं इसके बदले में आपको पैसे दूंगा, रुपये दूंगा। सब पैसों के भूखे होते हैं। बहरहाल सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। भरिया यानी जैसे कांवर ले जाते हैं बाबा धाम, उसी तरह से भरिया यानी एक बांस की फट्टी होती है और दोनों तरफ जो है डोरियों के जाले बने हुए होते हैं। उन जालों में टोकरी होती है और उसमें सामान होता है, वो लाद कर ले जाना, भार उठा कर ले जाने वाला भरिया। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है। तीसरे और आखिरी वीडियो में इस पाठ का मैं समापन करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।